इस्लामाबाद में ठंड तो हो रही है ही, लेकिन बदलते हुए मौसम के साथ साथ इस्लामाबाद का मिजाज भी आए रोज़ बदलता चला जा रहा है। रिसेंटली एक खूबसूरत सी शाम जिसका ऑर्गेनाइज किया गया पीएनसीए में, और वहाँ पर इकबाल की शायरी को तरन्नुम के साथ पढ़ने के लिए या गुनगुनाने के लिए एक खूबसूरत सी शाम जो है उसे ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्योंकि 9 नवंबर की मुनासबत से कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो पूरे नवंबर में जारी रहती हैं मुल्क के तूलो अर्ज़ में। इसी तरह से इस्लामाबाद पीएनसीए में भी इस किस्म के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पर महनूर अल्ताफ़ एक छोटी सी बच्ची हैं, छोटी सी भी नहीं कहूँगी लेकिन हमारी यंगस्टर हैं, 15 साल की हैं। उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में तरन्नुम के साथ जो है इकबाल की शायरी को गुनगुनाया। तो इसका अहवाल भी आसिम सिद्दीक हमें बता रहे हैं। आपको लेके चलते पीएनसी और देखते हैं कि वहाँ पर मेहमान खुसूसी कौन थे और किसने किस तरह से अपनी शायरी का जादू जगाया और इकबाल को ट्रिब्यूट पेश किया। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहम जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बड़े ज़ख़ीर पाक व हिंद का इनकलाबी शायर माना जाता है, जिन्होंने अपने कलाम से न सिर्फ मुसलमानान हिंद को बेदार किया बल्कि अपने नज़रिए से एक सदी को इल्म, तसव्वुफ़ और अपने अफ़कार का गर्विदा बना दिया। इकबाल के फ़लसफ़े खुदी और तसव्वुर पाकिस्तान ने मुसलमानान बड़े ज़ख़ीर पाक व हिंद को एक जुदागाना वतन की जद्दोजहद पर उभारने में भरपूर मदद की। याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगे का ताज़ियाना, तुझे याद क्या नहीं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक़ के अफ़कार और शायरी पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इकबाल की शायरी को निहायत उम्दा मौसीकी में पिरोया गया तो लोग दाद दिए बगैर न रह सके। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इस तरह के डेज मनाने चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। हमारे करिकुलम में ऐसे उनके लिए प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए ताकि उनको पता तो चले कि हमारे हीरोज़ ने हमारे लिए, इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया। जहाँ एक तरफ इस तकरीब ने हाज़रीन महफिल को इकबाल की शायरी से आशना करवाया, वहीं पर लोगों की कम तादाद ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। मुझे तो किसी और ने बताया, मुझे मालूम ही नहीं था। इनको चाहिए था कि इसकी प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करते, प्रॉपर इसकी पीआर होती, दुनिया उमट के आती। यहाँ 500 की अगर सीटिंग कैपेसिटी है, 2000 लोग खड़े होते बाहर, दस्तक दे रहे होते कि हमें अंदर आने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं बहुत मायूस हूँ। अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को महसूस करने वाले फनकार भी इकबाल की शायरी और नज़रिए से ज़माने की फिक्री सोच को मज़ीद बेहतर करने में लगे रहे। अपने ही मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी, तसव्वुरात और उनकी नज़रियात को आज भी पाकिस्तान समेत भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान और पूरी दुनिया में सुना जाता है, पढ़ा जाता है और उनकी नज़रियात से आज भी लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। इस किस्म की तकरीबात ना सिर्फ मुआशरे की फ़िक्री सोच पर मस्बत असरात मुरतब करती हैं बल्कि नौजवानों को एक नई जहत फराहम करती है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, कैफ़े मारगला, इस्लामाबाद। अमेरिका में मौजूद हैं हमारे अमरीकी सहाफ़ी मोहम्मद शेराज खान, जो कि पहले यूके में अपनी जो है वो सहाफ़ती जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। अब वो अमेरिका में मौजूद हैं। बहुत बड़े अखबारात हैं उनके साथ वो काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। टीवी चैनल के साथ भी मौजूद हैं, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो शेराज को वेलकम करते हैं क्योंकि हम स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शेराज, कैसे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका।
सुनो टीवी पर मुझे प्रोग्राम में लेने का। चलिए जबरदस्त। लेकिन शिराज, अब एक थोड़ा सा सख्त है ये मामला, क्योंकि इसकी नौयत ही बड़ी हसास सी है। 9/11 का वाकया हो कि उसको बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन आपको लगता है कि 9/11 के बाद जो एक सूरत हाल बन गई थी वो अब ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है? देखिए, जो लोग पहली दफा अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं उन सब कुछ चेक किया जाता है, उनकी बकायदा देखा जाता है कि किन किन मुल्कों का उन्होंने दौरा किया, कहाँ जा रहे हैं, इनके यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है। तो वो जो एक तरह का जो स्टैंडर्ड या प्रोसीजर उन्होंने उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था 9/11 के बाद, दहशतगर्दी की जंग आलमी सतह पर जारी थी। यहाँ पर 9/11 का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। इट हैपन टू बी, उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था लेकिन सऊदी नेशनल उसमें मुलव्वस थे। तो इसके बावजूद जो है मुसलमानों पर जो पाबंदियां लगी, वो मेरे ख्याल में अब उस चीज को देखा नहीं जा रहा। अब उसको वो चीज खत्म हो चुकी है। बुनियादी तौर पर जिन लोगों ने ये चीजें शुरू की थी वो खत्म हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप मुसलमानों की बात करें तो इतनी बड़ी, जितना ये बड़ा मुल्क है इतने ही अच्छे इसके यहाँ के कानून हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात जो है। इंसान अपने जॉब में, अपनी तालीम में, अपने बिजनेस में, कारोबार में बेहतर है, उसको इक्वली, मतलब खुद को कमतर नहीं समझ रहा है वहाँ पे। तरीके से यकसां बुनियादों पर मौके मुयसर आते हैं। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करें तो यहाँ पाकिस्तानियों के 2-2, 3-3 मिलियन के मकान हैं, उनके कारोबार हैं, उनके आगे अमेरिकन जो है उनके मुलाजिम है। तो वो जो सक्सेस है एक, वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है पाकिस्तानियों की। और खास करके जो पाकिस्तानी यहाँ पर आबाद हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां पर जाकर अपनी जो पैसा ला सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और आपने बिल्कुल इसमें अच्छी बात भी की। और जब तक आप जैसे पाकिस्तानी हमारे वहाँ पर मौजूद हैं तो ये तासुर जो है वो ज़ाहिर करने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो चंद एक लोग या पाकिस्तान में बैठने वाले जो ये महसूस करते हैं कि शायद अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान में कुछ तरह से प्यार या मोहब्बत नहीं मिलती, वो हम चीज़ जो है वो तासुर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये बताइएगा शिराज साहब कि वहाँ पर रहते हुए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना जिनको वो सामना कर रहे हैं, चाहे वो विद इन द कम्युनिटी हो या फिर वो कम्युनिटी से बाहर के मसाइल हो। किस किस्म के मसाइल हैं जो आपने देखे और महसूस किए? क्या मैं मुकीम जो पाकिस्तानी है, यूं तो आपको पता है कि हमारा बैकग्राउंड सबका एक ही है तकरीबन। जो एलीट क्लास है या अशराफिया है वो, या उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो जब भी चाहें कारोबार कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, जायज नाजायज वो यहाँ पर आ गए। लेकिन अगर मैं हमेशा मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो पाकिस्तानी वहां से अमेरिका में या यूरोप में या किसी भी दुनिया के मुल्क में जाते हैं, वो आम हालात में नहीं जाते हैं। वो अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर इसलिए आते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वो वसाइल नहीं है, वो जॉब्स नहीं है, उस तरह के मौके नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया था 1984 में, तो पाकिस्तान टेलीविजन में उनके पास इंस्पेक्टर की जॉब थी। सुबह 10 बजे मुझे बुलाया था और शाम 5 बजे मेरा नंबर आया था। मुझसे पहले 137 लोगों ने अप्लाई के इंटरव्यू हो चुके थे और जॉबें उसमें 4 थी, सारी इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी अगर आप मैट्रिक पास के ग्रेड 7 के लिए अप्लाई करें तो वहां पर हजारों की तादाद में लोग आ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जॉब्स जो है वो लोग ये कोशिश करते हैं कि जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में लें, चूंकि वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा होती है, जॉब क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी नहीं होती है, यानी उसकी जॉब जो कच्ची नौकरियां होती हैं प्राइवेट सेक्टर में होती हैं वो जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी अमेरिका में या यूरोप में या ओवरसीज में आए, वो अगर अपने मुल्क के अंदर वही हालात होते हैं जो हमारी अशराफिया के हैं, बिजनेसमैन के हैं, तो वो अपना मुल्क कतन न छोड़ते। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वतन से दूरी है, अपने माँ बाप से दूरी है। और जो पाकिस्तानी वहां से आए उनके लिंक्स पाकिस्तान में कमजोर हो गए हैं। अब उनकी औलादे जो है उन्होंने प्रोग्रेस तो कर लिया है, लेकिन उनकी औलादे जो है उनसे हमारा ताल्लुक पाकिस्तानियों का वो नहीं रहा है।
हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने बच्चों को जो ओवरसीज में रहते हैं उन्हें दीन के रास्ते पर चलाएं, हम उन्हें जुबान सिखाएं, यानी कौमी ज़बान, उर्दू बिल्कुल जुबान ऐसा ही ज्यादा है, से ज्यादा बिल्कुल बोले ऐसा ही उनके है। साथ, ताकि वो ये सीख जाए। हमारी कोशिश ये होती है कि बैक होम उनका जो हमने जायदादें बनाई हैं, मकान बनाए हैं, जहाँ पर पैसे दे रहे हैं वो कोठियां संभालने के लिए, वहां पर हमारे बच्चे जाएं ताकि हमारे मरने के बाद वो अपने मुल्क के बारे में जान सकें। वो वहां पर चूंकि वो हालात नहीं है, वो कंफर्टेबल वो महसूस नहीं करते हैं, अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, उनको वो अपने मूव अराउंड नहीं हो सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उर्दू नहीं बोल सकते हैं, तो वहां पर उनके लिए मसाइल पैदा होते ये हैं। बात आपने यहाँ जब पर- अभी शुरू में भी आप बात कर रहे थे ना, तो मैंने देखा कि उर्दू बोलने में भी बड़ा मसला होता है। इससे पहले भी हम एक सेगमेंट करे थे, तो मैंने वहां पे भी ये सजेशन दी थी कि पाकिस्तान में एनिमेटेड मूवीज बननी चाहिए कि वो बच्चे जो कि पाकिस्तान का कल्चर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो एटलीस्ट उर्दू सीख सकें, और जो फॉरेन कल्चर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो उसकी वजह से इंग्लिश सीख सके। तो ये तो अमल सीखने सिखाने का चलता रहेगा भी। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के तो मसाइल आपने हमें बताए हैं। आपने कहा कि आपने अपना करियर पीटीवी से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था, दरखास्तों का भी मामला शामला आपने मुझे बताया, लेकिन अब चूंकि आप वहाँ पर हैं और अभी अब रिसेंटली यूके से यहाँ पर मूव हुए हैं, तो वहाँ पर अमेरिका में सहाफ़त क्या ये एक आसान काम है? बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से पाकिस्तान में हम सहाफ़ियों के लिए आए रोज़ कोई ना कोई एक मसला देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल हम सबके प्यारे शहीद अरशद शरीफ भाई भी हैं। तो ये है कि जर्नलिज्म पढ़ना पड़ता है, जर्नलिज्म में डिग्री करनी पड़ती है, उसके बाद आप किसी अखबार में अप्रेंटिसशिप लेते हैं कुछ टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए, उसके बाद आप किसी जगह आपको कोई जॉब देता है। अप्रेंटिसशिप जो होती है हमारे यहाँ या मगरबी दुनिया में, वो ये होती है कि आपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपने 3 साल की डिग्री मुकम्मल कर ली, उसके बाद आपको कोई भी अखबार, कोई भी टीवी चैनल वो आपको अप्रेंटिसशिप देगा 2 साल की या 1 साल की या 3 साल की। अच्छा, आपने वहाँ काम करना है, अपने जो सहाफत के जोर है जो आपने पढ़े हैं वहां पर किस तरह काम होता है, वो आपको एक वेजेस देंगे, लेकिन वेजेस जो है वो, ये जो अप्रेंटिसशिप होगी ये गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। अच्छा। लेकिन अगर उनके पास जॉब होगी तो वो आपको आपको जरूर वही देंगे, अदारा जॉब facilitate दे करेंगे। देगा। लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी और जगह पर, तो आप का वो जो अप्रेंटिसशिप होती है साल 2 साल की, ये गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, वो कंसीडर हो जाती है कि आपका एक्सपीरियंस कंसीडर हो जाता है कि आपने 3 साल डिग्री मुकम्मल की जर्नलिज्म में, उसके बाद आपने 2 साल की अप्रेंटिसशिप की या 1 साल की अप्रेंटिसशिप की, और कौन से अखबार में, कौन से टीवी चैनल में आपने जो है वो सहाफत में जो है थोड़ा सा तजर्बा हासिल किया। उसके बाद जो है वो जॉब वैसे भी अनाउंस्ड होती है, ओपन कंपटीशन में आता है, आपको रिटर्न टेस्ट और फिर जाकर इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। सही। ये इन मुल्कों में जहां पर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका और यूरोप की बात करें, बेसिकली सहाफत लोहे के चने चुबाने के मुतरादिफ है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि आपको टीवी का लोगो मिल गया, ये तो आपने और कहा आप कि मुझे ख्वाजा रिपोर्टर साद बन रफीक गए, साहब आप की याद दिला जर्नलिस्ट दी है। बन गए, आप एनालिस्ट बन गए, आपने आपने किसी अखबार में मरासला लिख सही, दिया, सही। और मरासला लिखते लिखते आप जो है वो जर्नलिस्ट बन गए। अच्छा, मैं यहाँ पे शेरा साहब एक सवाल लास्टली आपसे ये भी लेना चाहती हूँ कि वहाँ पर जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, अब चाहे वो स्टडी वीज़ा बेस पर जाएं या फिर वो वर्क परमिट पर जाएं, अव्वल तो वर्क परमिट तो बहुत मुश्किल से मिलता है, स्टडी बेस वीज़ा आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन के बाद, तो वहाँ पर सिचुएशन जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि अक्सर सुना है मैंने, इसको करेक्ट आप करेंगे, कि जो वहाँ के अपने सिटीजन्स हैं, जब नौकरी वगैरह के मामलात आते हैं तो उनको ज़रा ज़्यादा प्रायोरिटाइज जो है वो रखा भी जाना चाहिए क्योंकि वो वहाँ के शहरी हैं, लेकिन जो तनख्वाह देने का, जब सैलरी का मामला आता है, मतलब यानी कि एक ही जगह पे 2 सेल्समैन काम करें, उसमें एक पाकिस्तानी होगा और एक अगर वहीं का कोई ना कोई एक सिटीजन होगा, तो सैलरीज में खासा डिफरेंस होता है। इज दैट ट्रू? देखें, मतलूबा नौकरी ये है कि जो हमारे मुल्क की एजुकेशन है, आपको पता है कि यहाँ पर जब आप बंदा आता है तो अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको ग्रेजुएशन यहाँ की, चूंकि आपकी यहाँ एजुकेशन हो रहा है, वो हमारी एजुकेशन रट्टे वाली या जिस तरह के मामलात हैं वो तो इररेलेवेंट हो जाती है। आप अगर कहीं अच्छी पढ़ी लिखी जॉब लेना चाहते हैं तो आपको फिर दोबारा
कोर्स करना पड़ेगा, फिर दोबारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या शॉर्ट कोर्सेज करने पड़ेंगे अपने आप को यहाँ की एजुकेशन के मुताबिक ढालने के लिए अपने आप को मनवाना पड़ेगा, क्वालिफाइड होना पड़ेगा। एक डॉक्टर है तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में डॉक्टर है तो आपको पता है कंप्यूटर को भी डॉक्टर हम कहते हैं, पाकिस्तान का MBBS जो है वो लिखा हुआ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर वो स्टैंडर्ड और है, आपको 2 साल और पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आप डॉक्टर बनते हैं। यहाँ की एजुकेशन आपको दोबारा हासिल करनी पड़ती है। लेकिन जो भी आदमी यहाँ पर आता है, यहाँ पर काम इन मुल्कों में, वेस्ट के मुल्कों में, अगर आप किसी से पूछें कि आप क्या करते हैं तो वो कहेगा मैं काम करता हूँ। अगर वो पार्लियामेंटेरियन है तो वो ये नहीं कहेगा मैं पार्लियामेंट में हूँ जी, मैं असेंबली का मेंबर हूँ या मैं कांग्रेसी हूँ, मैं MP हूँ, ये नहीं कहेगा। वो कहेगा आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूँ। एक बिजनेसमैन है तो वो कहेगा आई एम एट वर्क। अगर कोई छोटा मोटा काम करता है, मैनुअल जॉब है, कोई टैक्सी चलाता है या किसी जगह काम करता है तो वो दिहाड़ीदार है तो वो ही इज एट वर्क। एक टर्म इस्तेमाल होती है एट वर्क, आई एम एट वर्क, यानी मैं काम पर हूँ। तो यहाँ पर जो काम करने वाला है उसी की इज्जत है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि ये छोटा काम कर रहा है तो ये बहुत छोटा हो इंसान हो गया, क्योंकि काम जो भी आदमी करता है, अगर कोई छोटा मोटा काम करता है, स्वीपर है, कोई और काम करता है तो बिल्कुल शिराज साहब आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। ये लास्ट जब मैंने आपसे सवाल किया ये नौकरी के मामले पर, तनख्वाहों के मामले पर या काम, और आपने एक तो प्यारी बात की है जो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरी अच्छी बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज अंडरस्टैंड करती हैं कि इट डजेंट मैटर कि आप स्वीपर हैं, आप एक सेल्समैन हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक लेक्चरर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप कोई बुटीक रन कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, आप अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं, आई एम एट वर्क। ये जो एक छोटा सा जुमला है ना, ये बहुत सारी चीज़ें आसान कर देता है, जिससे आप कभी जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते। आप खुद को बेहतरीन और बड़ा मुतवाज़न, बड़ा बैलेंस तस्वुर करते हैं सोसाइटी के बाकी लोगों की तरह। और हाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मसला है, अगर हम किसी बड़े अच्छे ओहदे पे बैठेंगे ना तो हम अपने डेजिग्नेशन को बताकर हम अपना तारुफ करवाते हैं। बाज़ औक़ात हम अपना नाम बाद में बताते हैं, अपना ओहदा पहले बताते हैं। और यही मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जो कि बाहर से ग्रेजुएट हैं, जब वो पाकिस्तान में होते हैं और आते हैं चंद दिनों के लिए भी या चंद हफ्तों के लिए भी, या फिर अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारना शुरू कर देते हैं, तो जब उन्हें कोई अपना नाम, अपना किरदार बाद में पहले बताता है और अपनी ओहदे का बोझ सबसे पहले उन्हें बताता है, तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि वो बाहर के पढ़े लिखे हैं, वहाँ ये चीज़ें नहीं चलती। इसीलिए ये तरक्की याफ्ता ममालिक इतनी तेज़ी से मज़ीद तरक्की कर रहे हैं। तो हमें अपने ओहदों को साइड पर रखकर अपनी शख्सियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और काम फिर वही आ जाता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं इस प्यारे से मैसेज के साथ जो कि शिराज साहब ने खुद भी हमें डिलीवर किया, और पाकिस्तान से बाहर है लेकिन पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। करते रहिए आप भी, और वो पाकिस्तानी भी जो वहाँ पर है, जो पाकिस्तानी यहाँ पर है। मैं और मेरी कैफे मागला की टीम भी आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे